किस तरीके से आज विपक्ष कांग्रेस बैठा है, माननीय हुड्डा साहब आज विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो भाजपा के सामने उनकी आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन अभी सिंह महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो आप सत्ता की तरफ भागना चाहते हैं, वो सब सत्ता की तरफ भाग रहे हैं। निश्चित रूप से मेरा भी मन है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, तो एक दिन विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे और लड़ेंगे ही नहीं, विधानसभा का चुनाव के झगड़े की वजह से लगा लीजिए या दुष्यंत जी की अति महत्वाकांक्षा लगा लीजिए जिसकी वजह से पार्टी में टूट। दुष्यंत जी आज व्यासिक बीजेपी के अंदर है और डिप्टी सीएम के पद पर वो आज के दिन सुशोभित हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार तो 2019 में जरूर बननी थी, तो वो एज ए सीएम होते अगर चीफ चर्चाएं नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे तो चीफ मिनिस्टर तो वहाँ जाकर भी नहीं बने। डिप्टी सीएम अगर उनको बनाया जाए तो डिप्टी सीएम क्या, यहाँ तो अगर वो एज ए सीएम ही थे, अगर वो डिप्टी पोते हैं, वो उनके चोटला साहब के पोते हैं, तो उनको सीएम एज ए सीएम थे, सीएम बनने से कौन रोक रहा था। मैं अभय सिंह जी काफ़ी नज़दीक रहा हूँ पिछले 7-8 सालों में। सिंह जी को गुस्सा आता है, भाजपा के पास से गंगा जल है, जिनको ये भ्रष्टाचार के जनक मानते थे, उन लोगों को इन्होंने आज अपनी बीजेपी में शामिल कर लिया है और वो गंगा जल छिड़क के वो सब पाक पवित्र हो जाते हैं और वो सब निर्मल। अध्यक्ष रहे श्री नफे सिंह जी राठी की किस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है सरेआम। जब एक विधायक सुरक्षित नहीं है, एक नेता सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी क्या के साथ चारों तरफ मुझे सिर्फ सपने नजर आते हैं जो एक झूठ का पुलाव फैलाव। लेकिन आज अगर वो नेता भाजपा में तो निश्चित रूप से उसे बचाने के लिए भाजपा लिपापोती करने का प्रयास करेगी। दस्तक हरियाणा की टीम आज है इनेलो के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल यादव जी के साथ। डॉक्टर राजपाल यादव पिछले 8 सालों से इनेलो के जिला अध्यक्ष हैं। इनेलो पार्टी की साख को बचाए रखना और इनेलो को अहीरवाल में मजबूती देने का काम डॉक्टर राजपाल यादव लगातार कर रहे हैं। नफे सिंह राठी की हत्या के बाद जो माहौल प्रदेश में बना हुआ है उसको लेकर और इनेलो की मजबूती से संबंधित तथा पार्टी की गतिविधियों को लेकर आज डॉक्टर राजपाल यादव जी के साथ हम बातचीत करेंगे। इनेलो में आगमन कैसे रहा? अहीरवाल में तो कभी ऐसा कोई जनाधार रहा ही नहीं और आपने राजनीति की शुरुआत की वो भी इंडियन नेशनल लोकदल से। सही बात यह कि जब चुनाव लड़ा तो उस टाइम कांग्रेस भाजपा होती नहीं थी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल 2 विकल्प उस टाइम पे थे। जब मैंने चुनाव लड़ा उससे पहले मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की तरफ जाने का मूवमेंट इसलिए नहीं रहा, कांग्रेस उस टाइम सत्ता में थी, हमारे यहाँ से कप्तान साहब मिनिस्टर हुआ करते थे, लोगों की राय शुमारी ली तो लोगों ने कहा कि भाई कप्तान साहब ने हमारी राजनीति में जब हमने इलेक्शन फाइट किया उस टाइम मदद नहीं की। इनडायरेक्ट वे में कप्तान साहब दूसरे प्रत्याशी के साथ थे, जो प्रत्याशी सेकंड अपोजिट रहे, तो लोगों ने कहा कि कप्तान साहब ने हमारी मदद नहीं की। उस टाइम पे दूसरा विकल्प इंडियन नेशनल लोकदल था। सतीश जी उस टाइम इंडियन नेशनल लोकदल में थे, कहीं ना कहीं सतीश जी ने हमारी उस इलेक्शन में मदद की थी, तो हमें लगा कि हमें इंडियन नेशनल लोकदल को चुनना चाहिए और उसी कड़ी में हमने सारे साथियों से विचार विमर्श करके फिर इंडियन नेशनल लोकदल की ओर अपना रुख किया। संगठन पिछले कुछ समय के दौरान कमज़ोर हुआ है, आप भी देख रहे हैं, पार्टी में भी टूट हुई है। अब ज़िले में भी हम देखें तो हमें नज़र आता है कि वन मैन आर्मी काम कर रही है। कभी ऐसा मन नहीं हुआ, बहुत सारे नेता आपके छोड़ गए कि भाई अब चलो दूसरी पार्टी में चलते हैं, वहाँ थोड़ा राजकाज करने का मौका मिलेगा? चलिए, इसके लिए अमित जी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये सब ना आपकी इच्छाओं पर डिपेंड करता है। जब आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो आप सत्ता की तरफ भागना चाहते हैं, फिर आपको लगता है कि मुझे सत्ता के साथ रहना चाहिए। जैसा आप आए दिन देख रहे हैं, रोज़ लोग और हमारे नेता, हमारे बड़े राजनेता की बात करूं या मैं किसी छोटे राजनेता की बात करूं, वो सब सत्ता की तरफ भाग रहे हैं। वो एक सत्ता की अंधी दौड़ में शामिल है। उनको लगता है कि हम सत्ता में रह के अपने कोई बड़े काम करा सकते हैं, अपने निजी हित साध सकते हैं। मुझे शुरू से कभी ये नहीं लगा कि मुझे राजनीति में कोई अपना निजी हित साधना है। मैंने आज तक राजनीति में कोई भी अपना निजी काम नहीं कराया। मुझे याद नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल में या किसी दूसरे पार्टी के नेता से मैंने कभी कोई अपने निजी काम के लिए, व्यक्तिगत काम के लिए कभी कोई आवेदन किया हो या उसके लिए मैंने किसी से फ़ोन कराया हो या उसके लिए मैंने किसी से मदद ली हो। मैं कभी निजी हितों की तरफ ध्यान नहीं रखता। मुझे लगता है कि हमें सामाजिक, जब राजनीति में आए तो राजनीति साथ साथ हमें सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है।
तो हमें सामाजिक कार्यों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर किसी सामाजिक कार्य के लिए मुझे किसी पार्टी के नेता के पास जाना पड़ता है या उससे फ़ोन करना पड़ता है तो मैं निश्चित रूप से फ़ोन करता हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे निजी हित के लिए किसी के पास नहीं जाना चाहिए। और यही मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे कामों के लिए दूसरे नेताओं के चक्कर लगाना पड़े, मैं विपक्ष में हूँ, पक्ष में जाना पड़े, तो मुझे कोई लगता नहीं मुझे अपने कोई व्यक्तिगत काम कराने से आप एज ए जिला अध्यक्ष आप इनेलो पार्टी को संभाले हुए हैं, संगठन की राजनीति कब तक करेंगे? क्या कभी मन नहीं करता विधानसभा चुनाव भी लड़ लें? मैं जब 2010 में इंडियन नेशनल लोकदल में आया तो पार्टी ने मुझे आते ही सम्मान दिया है, जो जिला परिषद का मैं मेंबर था, और मुझे चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिले का प्रधान बनाया। उसके बाद 2014 के इलेक्शन के बाद जब पार्टी में बहुत सारे लोग आया राम गया राम की तरह रहे कि कुछ बड़े हमारे जो साथी थे वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने लगे या उन्होंने काम करना छोड़ दिया सक्रियता के साथ, तो मुझे रेवाड़ी हल्का की जिम्मेवारी दी गई। मैंने हल्का प्रधान के रूप में पार्टी में 1 साल काम किया। उसके बाद मुझे जिला प्रधान की जिम्मेवारी दी गई। मुझे आज तक पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है मैंने उस जिम्मेवारी को अपनी निष्ठा के साथ काम किया है। जहाँ तक बात है विधानसभा के चुनाव लड़ने की, निश्चित रूप से मेरा भी मन है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, और प्रभु ने चाहा, आप सब साथियों का सहयोग रहा तो एक दिन विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे, और लड़ेंगे ही नहीं, विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। लेकिन अभी वो समय नहीं है। पीछे जो पार्टी में टूट हुई, लास्ट जो हमारा इलेक्शन था 2019 का, वो निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल का इलेक्शन था। लेकिन उन परिवार के झगड़े की वजह से लगा लीजिए या दुष्यंत जी की अति महत्वाकांक्षा लगा लीजिए, जिसकी वजह से पार्टी में टूट हुई। तो लोकदल की टूट के लिए क्या पूरी तरह से दुष्यंत जी ही जिम्मेदार हैं इसके लिए? मैं जिम्मेवार तो दुष्यंत जी को नहीं ठहरा सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि दुष्यंत जी के साथ जो लोग थे, जो उनके सराउंडिंग में लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस परिवार को तोड़ने का काम किया। और वो भी फिर उन लोगों के साथ क्या कहें कि उनके वो उसको वर्ड तो मैं संज्ञा कह दूँ, बहकावे कहूँ या उसको दूसरा कोई वर्ड हम नाम दें, कि कहीं ना कहीं उनको भ्रमित किया गया। और वो भी उन लोगों की वजह से आज पार्टी इस कगार इस मोड़ पर आई कि उनको पार्टी का विघटन करना पड़ा, और उस पार्टी विघटन का खमियाजा इंडियन नेशनल लोकदल को और स्वयं दुष्यंत जी को भी भुगतना पड़ा। क्योंकि आज भी दुष्यंत जी आज व्यासिक बीजेपी के अंदर है और डिप्टी सीएम के पद पर वो आज के दिन सुशोभित हैं। लेकिन डिप्टी सीएम की जहाँ तक बात है तो इस पार्टी के अंदर तो अगर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार तो 2019 में जरूर बननी थी, तो वो एज ए सीएम होते। अगर चीफ मिनिस्टर का नाम उनके जिसकी लड़ाई लेके जिस बात को लेकर चर्चाएं रही कि वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, तो चीफ मिनिस्टर तो वहाँ जाकर भी नहीं बने। डिप्टी सीएम अगर उनको बनाया जाए तो डिप्टी सीएम क्या, यहाँ तो अगर वो एज ए सीएम ही थे, अगर वो डिप्टी सीएम होते तो डिप्टी सीएम तो बन ही जाते, सीएम भी हो सकता है चौटाला साहब उनको बना देते। और वैसे भी उनके परिवार के जो वो सदस्य थे, चौटाला साहब के परिवार के सदस्य होते हुए उनके पोते हैं, वो उनके चौटाला साहब के पोते हैं, तो उनको सीएम एज ए सीएम थे, सीएम बनने से कौन रोक रहा था उनको? आप तो काफ़ी नज़दीक रहते हैं चौटाला परिवार के, अभय जी से भी बातचीत होती है, चौटाला साहब से भी बातचीत होती है। क्या कोई उम्मीद बची है दुष्यंत के वापस लौटने की, अजय जी के वापस लौटने की? देखिए, ये पार्टी हाईकमान का फैसला होगा। जहाँ तक मुझे लगता है अभय सिंह जी बहुत स्पष्टवादी हैं और अभय सिंह जी बहुत सच्चे और निर्भीक व्यक्तित्व है। अब आप मेरी बात करें कि जब पार्टी का विघटन हुआ तो मेरे पास 2 विकल्प थे। एक विकल्प था कि मैं जेजेपी को ज्वाइन करूं और दूसरा विकल्प था मैं इंडियन नेशनल लोकदल में रहूं। ज़्यादातर हमारे साथी, ज़्यादातर हमारे क्षेत्रीय नेता उस टाइम जेजेपी में चले गए। मेरे पास भी बड़ा प्रेशर रहा है कि जेजेपी में जाना है, लेकिन मुझे अभय सिंह जी का व्यक्तित्व बहुत पसंद था। मुझे लगता था कि वो जुबान के धनी है। अक्सर मैंने जब पार्टी के अंदर जब मैं एज जिला प्रधान था तो किसी भी काम के लिए जब मैं उनके पास गया, किसी भी साथी के काम के लिए गया, तो जब किसी काम के लिए गया जो काम होने का था तो उन्होंने उसके लिए कभी लिपापोती नहीं की। कभी ये नहीं कहा कि वो कल करेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, पर्ची दे दो, बाद में देखेंगे, फ़ोन कर दूंगा। उन्होंने उसी टाइम को करने का प्रयास किया, उसी टाइम उस काम को। और अगर कोई काम नहीं होने का था या वो नहीं करने का था तो उन्होंने उसी टाइम मना किया। वो स्पष्ट है, और जो स्पष्ट व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरे आदमी का जब किसी का काम नहीं होता है या उसको मना किया जाए तो उसको ज़रूर बुरा लगता है। दूसरा, वो बहुत जुबान के धनी है। अगर उन्होंने किसी काम की, किसी बात की हाँ आपके साथ भरी है तो वो अपनी जुबान के ऊपर कायम रहते हैं, सच्चे हैं, और उनके सच्चे व्यक्तित्व की वजह से हमें उनके साथ आज तक जुड़े हुए हैं और जुड़े रहना अच्छा लग रहा है। आप तो अभय सिंह जी को स्पष्ट कह रहे हैं, चर्चा ये है कि उनको गुस्सा बहुत आता है, इसका क्या कारण है? जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अभय सिंह जी काफ़ी नज़दीक रहा हूँ पिछले 7-8 सालों में।
गलत बात के ऊपर तो अभय सिंह जी को गुस्सा आता है, लेकिन सही बात के ऊपर अभय सिंह जी को मैंने कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। अगर कोई व्यक्ति गलत बात कहता है तो निश्चित रूप से उनको गुस्सा आता है, क्योंकि ना ही तो वो गलत बात कहते हैं, ना ही वो गलत बात करने वाले आदमी को पसंद करते हैं, ना ही उनको कान भरने वाले लोग पसंद हैं, और ना ही कभी भी कोशिश करते हैं कि कोई जो अक्सर राजनीति में होता है कि चेहरा दिखाऊ राजनीति होती है कि जो लोग ज़्यादा सामने रहते हैं, फ्रंट फुट पर रहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो मिलती है। ऐसा अभय सिंह जी के व्यक्तित्व में नहीं है। अभय सिंह जी तो काम करने वाले व्यक्ति। राजनीति की पूछ लेते हैं। लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी है। क्या लगता है इंडियन नेशनल लोकदल का क्या भविष्य रहने वाला है? इंडियन नेशनल लोकदल का आज जो भविष्य है वो बहुत मजबूत है। उसका एक कारण है, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताना चाहूँगा। जीरो से नीचे कहीं कोई गिनती नहीं होती। हम जीरो के ऊपर जाके देख चुके हैं। विधानसभा में हमारी पीछे एक सीट आई, हमारा मत प्रतिशत भी कम रहा। आज हम रोज़ निरंतर बढ़त की तरफ अग्रसर हैं। आज हमारे साथ आमजन जुड़ रहा है। आज आमजन का विश्वास अभय सिंह जी के प्रति बढ़ रहा है, उनकी इसी स्पष्टवादिता की वजह से, या मैं ये कहूँ कि उनका जो काम है, वो काम करने की शैली है, काम करने का तरीका है, वो आप भी रोज़ आए दिन देखते हैं कि विधानसभा के अंदर अभय सिंह जी अकेले विधायक होते हुए किस तरीके से आज विपक्ष कांग्रेस बैठा है। माननीय हुड्डा साहब आज विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो भाजपा के सामने उनकी आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन अभय सिंह जी हमेशा अपनी बात को सटीक तरीके से रखते हैं, जिसके सामने सरकार को झुकना पड़ता है या उनकी बात माननी पड़ती है। तो इन सब वजहों से आज हमारे पास कहीं ना कहीं एक मतदाता, इस क्षेत्र की जनता एक उत्साह की नज़रों से आज देख रही है, एक आशा की नज़रों से आज अभय सिंह जी की तरफ देख रही है। और आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का, आज जनाधार रोज इंडियन नेशनल लोकदल लेकर क्या कहेंगे? भाजपा का दावा रहता है जीरो टॉलरेंस, यहाँ के सहकारिता मंत्री पर बड़े आरोप लग रहे हैं और भी भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं। तो कैसी पार्टी है? क्या पूरी तरह से ईमानदार पार्टी है भाजपा? भाजपा का दोगला चरित्र आपको आए दिन देखने को मिलता है अमित जी। भाजपा की कथनी और करनी का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। ये 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, वो नौकरियां कहाँ हैं? इन्होंने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे वादे इन्होंने पब्लिक के साथ किए। इन्होंने कहीं बात किया कि हम 100 शहर देंगे, वो आज वो 100 मेगा सिटीज़ कहाँ हैं? इन्होंने ऐसे कितने ही वादे, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ही बात नहीं कर रहा, हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारे वादे किए। इस एम्स के ऊपर भी इनके बड़े सारे वादे रहे। इस एम्स को आज 9 साल लग गए इनकी घोषणा के बाद, और वो घोषणा भी किस तरीके से पूरी हुई? जनता के संघर्ष की वजह से पूरी हुई, ना कि किसी राजनीति की वजह से पूरी हो पाई। यहाँ के राजनीतिक लोग उसका क्रेडिट लेने का काम तो करते हैं, लेकिन वो जो हमारी एम्स संघर्ष समिति और यहाँ की जनता का सहयोग रहा, उसकी वजह से वो घोषणा भी पूरी, सिर्फ उसकी घोषणा ही हुई। अभी वो पूरी तो तब कहेंगे तो वो बनकर तैयार हो जाएगा। हो सकता है अगले इलेक्शन तक उसको फिर एक मुद्दा बनाए रखें। ऐसी अनेक चीज़ें इस क्षेत्र के लिए मिली। जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा जाति और धर्म की राजनीति करती है, भाजपा बांटने का काम करती है। और भाजपा आज के दिन हरियाणा के अंदर बात करूं या मैं आज देश की बात करूं, भाजपा सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति कर रही है। जहां तक दूसरे दलों की बात है, उन दलों के साथ भी दबाव बनाकर कभी पार्टी में शामिल कराया जाता है, कभी उनके खिलाफ तरह तरह के मुकदमे, सच्चे या झूठे, उस तरह से मुकदमे बनाकर उन पर दबाव बनाया जाता है पार्टी के अंदर। भाजपा के पास से गंगा जल है, जो शायद वो कहीं जहाँ से गंगा जी का उद्गम हुआ था वहाँ से लाकर इन्होंने रखा है। वो पहले जो कांग्रेस में जो नेता थे, जिनको ये भ्रष्टाचार के जनक मानते थे, उन लोग इन्होंने आज अपनी बीजेपी में शामिल कर लिया है। और वो गंगा जल छिड़क के वो सब पाक पवित्र हो जाते हैं और वो सब निर्मल हो जाते हैं। इनके पास एक ऐसे निर्मल जल इनके पास है, जिससे सारी पार्टियों के दूसरे नेताओं को लाकर अपने पास बिठा लेते हैं, वो सब निर्मल हो जाते हैं। भाजपा की जो नीतियाँ हैं वो आम जन के लिए नहीं है। भाजपा की अगर आप बात करें, आज हरियाणा की बात करें, तो क्राइम का रेशो क्या है? अभी आप बात करेंगे या मैं आपकी जानकारी में आपके में है, किस तरीके से एक विधायक भाजपा में सुरक्षित नहीं है। आज भाजपा के शासनकाल में हमारे पूर्व विधायक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे श्री नफे सिंह जी राठी की किस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है सरेआम। जब एक विधायक सुरक्षित नहीं है, एक नेता सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी क्या सुरक्षित होगा? आप रिवाड़ी में भी देख रहे हैं, आए दिन लूट, आए दिन फिरौती, आए दिन बलात्कार की घटनाएं, किस तरीके से इस सब में निरंतर वृद्धि हुई है। ये जब विधानसभा के पटल पर रखते हैं आंकड़े, तो ये आंकड़ों को 2014 और 2019 और 2024 के आंकड़े नहीं बताते, 2000 की कोशिश करते हैं। अरे जब 2014 तक कांग्रेस ने कुछ अच्छा नहीं किया, तभी तो लोगों ने उनको चलता किया होगा। आपकी सरकार बनने के बाद आपने उन सब में वृद्धि की है कहीं ना कहीं, तो फिर आप अच्छा कहाँ कर रहे हैं? इन्होंने तो
सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करनी है। लोगों को बांट के रख रखा है, कहीं क्षेत्रवाद के आधार पे, कहीं जातिवाद के आधार पे, कहीं धर्म के आधार पे लोगों को बांट के रख रखा है। भाजपा के पास करने के लिए काम नहीं है। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें ज़रूर हैं कि लोगों को लाइन में खड़े रखना है। कभी नोटबंदी की लाइन में खड़ा कर देते हैं, कभी रोज़ आज इनको फैमिली ID की लाइन में खड़ा कर रखा है, कभी उनको राशन कार्ड के लिए लाइन में लगा देते हैं, तुम पीले कार्ड के लिए लाइन में लगे रहो। और उनके पास नई नई ऐसी योजना है कि लोगों को माइंड डाइवर्ट रखना है उन्होंने। वो ये सोचते हैं कि लोग जब दूसरे कामों में बिजी रहेंगे, ऑनलाइन के कामों में बिजी रहेंगे, लाइनों में खड़े रहेंगे, तो वो आपसे डिमांड नहीं करेंगे, और जब आपसे डिमांड नहीं करेंगे तो आपको काम नहीं करने पड़ेंगे। भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो तो सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाने के लिए अनावश्यक मुद्दे क्रिएट करते हैं। तो ये गंगा जल के जो छींटे भाजपा मार रही है दूसरे दलों के नेताओं पर, क्या कुछ छींटे आप पर भी मारने के कभी प्रयास किए, या आपके मन में आई कि गंगा जल से मैं भी नहा लूँ एक बार? मैंने आपसे पहले भी कहा इस बारे में कि मुझे व्यक्तिगत काम नहीं रहे। जिन लोगों को कुछ व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो ज़रूर कोशिश करेंगे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए। मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं नहीं है। मैं बहुत अमीर नहीं बनना चाहता, मुझे बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, कोई धनबल की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरा शांति से जीवन चल रहा है और मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ, और मुझे अभय सिंह चौटाला जी में सच नज़र आता है और मैं सच के साथ हूँ। भाजपा के साथ चारों तरफ मुझे सिर्फ सपने नज़र आते हैं, जो एक झूठ का पुलाव, एक फैलाव नज़र आता है। इसलिए मुझे भाजपा में जाने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे भाजपा जैसी पार्टी में जाना चाहिए जो आज लोगों को बांटने का काम कर रहा है। राठी आपके प्रदेश अध्यक्ष, उनकी हत्या के मामले में कुछ भाजपा नेताओं का भी नाम आ रहा है, कहाँ तक ये है बात सही है और इसमें आप क्या चाहते हैं? जहाँ तक इस बात का सवाल है, चौधरी नफे सिंह जी की हत्या में भाजपा नेताओं के हाथ होने की बात है, तो ये इसलिए लग रहा है कि चौधरी नफे सिंह राठी जी ने इसको लेकर CM साहब से सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने पहले भी इन भाजपा नेताओं के नाम दिए थे कि इनसे मुझे धमकी मिल रही है और मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है। लेकिन आज अगर वो नेता भाजपा में, तो निश्चित रूप से उसे बचाने के लिए भाजपा लिपापोती करने का प्रयास करेगी। लेकिन अगर भाजपा ने इस मामले में लिपापोती करने की कोशिश की तो इंडियन नेशनल लोकदल चुप नहीं बैठेगी। वो निश्चित रूप से उन गुनाहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए लड़ाई लड़ेगी, और हमें चाहे सड़कों पर आना पड़े, हमें कोई भी संघर्ष करना पड़े, हम चौधरी नफे सिंह जी के हत्यारों को बेनकाब करके रहेंगे। और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने CBI जांच की जो मांग की थी वो CM साहब ने मांग ली। अब देखते हैं वो जांच में कहाँ तक सच्चाई निकल के आती है। लेकिन ये गलत हुआ है, उस परिवार के प्रति हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं, और साथ ही साथ हमें बड़ी तकलीफ है, बड़ा दुख है। इंडियन नेशनल लोकदल को इससे बहुत भारी क्षति हुई है। तो यह थे हमारे साथ डॉक्टर राजपाल यादव जी। बड़ी बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, बता दिया कि भाजपा के गंगा जल के छींटे वह अपने पर नहीं लगवाएंगे। धन्यवाद। मैं अमित सैनी, दस्तक हरियाणा के लिए।